स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि इसके जो आपका क्लास 10th का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। पहले हम लोग यहाँ थर्ड देखेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमने इससे पहले दो यानी बहुविकल्पी और एक जो होता है थोड़ा सा अति लघुत्तरी, वो भी एक नंबर का पूछता है, तो उसको हम लोगों ने टैकल किया था। ठीक है, आज हम लोग पहले थर्ड का पोर्शन देखेंगे। ये बेसिकली आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसी पार्ट में इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। मतलब ऐसा होता है ना क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर एक और लघुत्तरी होता है। तो थर्ड और फिर फोर्थ हम यहाँ पर देखेंगे और फिर हम लोग बारी बारी करके उसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब इसमें आपको वो भाग विधि नहीं लगानी है। क्या करनी है? भाग विधि नहीं लगाना है, क्योंकि बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 96 को आप तोड़िए, 96 और 404 को आप तोड़िए। तो जब 96 और 404 टूटेंगे तो ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले आप 96 का गुणनखंड करिए। तो जब आप 96 का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा? 2 चौक 8, 2 और 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, एक बात है, हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, हम इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक सूत्र लगा, भाग विधि से हमारा मासा निकल आता, फिर हम एक सूत्र लगा देते, क्या? लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। लेकिन इन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया है। क्या वर्ड यूज किया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इसको देखना होगा। फिर 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको आप यहाँ लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 और ये 5 गुणे 3। ठीक है, फिर आप क्या हो गया? ये हो गया। अब आप जो है एक 404 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो जब 404 का आप करेंगे तो ये आएगा आपका क्या? काटिए इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 और फिर 0, फिर 1, फिर ये 101 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इसका काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड हो गया। तो अब सबसे पहले आप लासा निकालेंगे। क्या करेंगे? क्या बोला सबसे पहले? आपको क्या बोला? मासा बोला। तो सबसे पहले आप HCF निकाल दीजिए। HCF का मतलब होता है मासा। तो मासा निकालने की क्या ट्रिक थी? दोनों में जो मिले उसको आप उतार लीजिए, 2 गुणे 2। देखिए, ये 2 मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है भैया? और कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 4। अब इसका लासा यानी LCM देखिए, LCM की क्या ट्रिक थी? LCM की ट्रिक थी कि पहले वाले में सब उतार लीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और दूसरे वाले में वो उतारना है जो पहले वाले में ना हो। तो ये 2 तो 2 पहले से था, लेकिन 101 नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ तक का गुणा तो 96 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक का गुणा क्या होगा? 96 होगा, क्योंकि ऊपर वाला ही उतारे। तो 96 गुणे 101, तो इसका गुणा कराइए। 101 में अगर आप 96 का जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? कराइए, तो ये 606, फिर 909, तो क्या हो जाएगा? 6969। तो ये क्या आ गया? 9696। तो इसका लासा क्या आ गया? 9696। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। हम लोगों ने लासा और मासा निकाल लिया। अब जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों इतने तदमम इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपके पास 2 समीकरण दिया गया। रैखिक समीकरण सबसे पहले लिख लीजिए। दिया गया रैखिक समीकरण। तो दिया गया रैखिक समीकरण क्या होगा? दिया गया रैखिक समीकरण है आपका, सबसे पहले है kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, और है आपका 12x प्लस
ky माइनस के इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही है, तो हमारे यहाँ बगल में थोड़ा सा प्रोग्राम है किसी चीज का, तो वीडियो ये शूट हो रहा है इसलिए वजह से थोड़ा सा आवाज आ सकती है, तो उसको आप थोड़ा निगलेक्ट करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए हम आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में ले चलते हैं। देखिए आप रैखिक समीकरण से जो है मतलब आपको पता है कि क्या होता है, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें जो होते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और क्या हो, उसमें 2 चर हो और क्या हो, 2 ठो समीकरण हो, तो वो क्या होगा, रैखिक समीकरण जो होगा। सिंपल कहने की बात ये है कि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और 2 चर उपस्थित होने चाहिए और दो ठो इसी तरीके से पेयर होने चाहिए, तो वो रैखिक समीकरण जो कहलाएगा। अब देखिए इस रैखिक समीकरण का हल निकलता है। हल निकलने का मतलब क्या हुआ, इस रैखिक समीकरण में हम x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का से कहने का मेरा ये आता है कि ऐसा x और y की वैल्यू हम रख दें जो दायां पक्ष बराबर हो जाए बायां पक्ष के, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को पीछे बोलेगा, जैसे बोलता था कि x और y, तो यहाँ हम 3 से 4 विधि पढ़ते थे। पहला हम पढ़ते थे आलेखी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वर्ग गुणन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, तो बात ये हुआ कि उन सब की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमको हल ना करना पड़े, जिससे हमको हल ना करना पड़े, मात्र हम थोड़ी मतलब हल ना करें, थोड़ा सा इनके गुणांकों का जो है हेल्प लेकर ये बता सकें कि रैखिक समीकरण के 1 हल आएंगे कि 2 हल आएंगे, 1 से ज्यादा आएंगे कि हल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इनके गुणांकों के हेल्प से हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया और पाया गया, मतलब जो मैथमेटिशियनों ने इसकी खोज की तो वो बताए, जिसने भी खोज की हो मुझे पता नहीं, कि जब हम इस समीकरण के a1/a2 निकालते हैं और b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं और एक केस बनता है ये बराबर नहीं आता, ये बराबर नहीं आता। इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल होता है, समीकरण युग्म का, कौन से रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और हम लोग इसको संगत कहते हैं, क्या बोलते हैं, संगत हल, क्या कहते हैं, संगत हल, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम a1/a2 निकालें, a1/a2 निकालें और b1/b2 के बराबर आ जाए, तो उस केस में हमको c1/c2 भी चेक करना होता है। तो अब हम c1/c2 जब चेक करेंगे और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये बराबर नहीं आए, तब ये बराबर नहीं आएगा तो इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और इसको आप असंगत कहेंगे, क्या कहेंगे, असंगत हल, क्या कहेंगे, असंगत युग्म भी कह सकते हैं, असंगत युग्म कहिए, हल ना कहिए, असंगत युग्म, ठीक है, असंगत युग्म और संगत युग्म, ठीक है। ये और अगर कैसे हो जाए, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और फिर हमने c1/c2 भी निकाला और तीनों बराबर आ जाए, तो इस केस में समीकरण के अनेक हल होंगे, या कहते हैं समीकरण के अपरिमित, मतलब ऐसे आपको बहुत से मान मिल जाएंगे जो x और y को संतुष्ट करें। समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, हल होंगे। और ये कैसा युग्म होगा, संगत युग्म होगा, कैसा युग्म होगा, संगत युग्म होगा। इसको हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको नॉलेज दे दिया, अब आप जो है इससे देख सकते हैं। देखिए आप देखिए सबसे पहली बात होगी, ये हमसे कह रहे हैं कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों इतने अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक
हल हैं। इसलिए क्या, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे इनको। इस केस में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है c1/c2 के ना भाई। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो तीनों को बराबर रहना चाहिए, तीनों गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो अब a1/a2 क्या है, तो ये आपकी a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो a1 आपका कितना है, k है, और a2 आपका कितना है, 12 है। और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बराबर लगाइए, b1 आपका 3 है और b2 आपका क्या है, k है, ठीक है, यही है ना, k है, ठीक है। और इसी तरह देखेंगे c1 आपका माइनस ऑफ -k-3 है और बटे में -k है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप प्रथम दो भाग पहले लीजिए, क्योंकि तीनों को एक साथ आप हल नहीं कर सकते, तीनों बराबर है तो जिसको चाहे आप जिसके बराबर ले लीजिए। तो प्रथम दो भाग बराबर लेने पर, प्रथम दो भाग बराबर लेने पर, प्रथम दो भाग बराबर लेने पर, जब प्रथम दो भाग आप बराबर लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ, इसका जो है काम नहीं है, ठीक है। जब आप प्रथम दो भाग बराबर लोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये है आपका, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो हो जाएगा k स्क्वायर और बर्तियाई 36, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा +-6, क्योंकि रूट से कुछ भी निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में रहता है ना भैया, तो हो गया +-6। अब मेरी एक बात सुनिए, अब सवाल ये उठता है कि हम प्लस में लें कि माइनस में लें, तो अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले अगले दो भाग को हल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर केवल एक मान हो जाता तो k का मान आप वही रख देंगे, अंतिम दो भाग बराबर लेने पर, अंतिम दो भाग लेने पर सीधे लिख देते हैं। अंतिम दो भाग लेने पर जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अंतिम दो भाग क्या है, 3/k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k-3 अपॉन माइनस ऑफ k, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म, तो इसको भी मैं रफी कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो ये हो जाएगा 3/k इज इक्वल टू k-3/k। अब आप त्रिज्या गुणा कराएं तो 3k, यहाँ जब आप त्रिज्या गुणा कराएंगे तो ये k स्क्वायर और ये हो जाएगा -3k, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये 3k हो जाएगा। अब देखिए जब आप सबको एक तरफ ले जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 3k, ऐसे लिख लेते हैं, k स्क्वायर -3k, इस 3 को भी आप उधर भेज दीजिए तो -3k इज इक्वल टू 0। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ से आप -6k हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप k कॉमन ले लीजिए, जब आप k कॉमन ले लेंगे तो k -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से दो पार्ट बनेगा, यदि एक बार k बराबर 0 हो जाएगा तो ये 0 के नीचे चला जाएगा, और एक बार यदि k -6 इज इक्वल टू 0 तो k बराबर आ जाएगा आपका 6। अब दोनों हल में क्या, k बराबर 6 इसमें भी मिल रहा है, k बराबर 6 यहाँ भी मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ हल, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो तो वही हम ले लेंगे, उभयनिष्ठ हल क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल हो जाएगा k बराबर 6। अब मेरी बात सुनिए, जब आप जैसे ही k बराबर 6 आप यहाँ रखेंगे ना, जो पीछे हम लोग समीकरण लिखे थे ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो उसी जैसे ही आप 6 रख के उसको हल करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि k का मान क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। अब आइए नेक्स्ट ग नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे, ऐसा कहीं आपको मुश्किल लगा नहीं लगा, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर है। हाँ, तो मैं आपका भी बेसिक क्लियर करा दूंगा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। त्रिभुज ABC ले लीजिए आप, इसमें C को आप समकोण कहिए, ये जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ C रखना, बाकी AB की पोजीशन आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। अच्छा, आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया बेवकूफ बनाए सर,
हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर रख ले तब, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, यही दोनों भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जरा सोचिएगा। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो सकती, ना इसके बराबर हो सकती, ना इसके बराबर हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समझिए, ये बड़े वाले की बराबरी ये दोनों कब कर पाएंगे, जब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। मतलब ये अकेले इन दोनों पर भारी पड़ जाएगा ना। मतलब इन दोनों की बराबरी कब करता है, देखिए इसकी बराबरी, ये बड़े वाले की भुजा की बराबरी, कर्ण की बराबरी 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण की बराबरी ये दोनों कब कर पाते हैं, दोनों मिलके ही तो कर्ण की बराबरी कर पाते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये और ये तो कदापि बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है और दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है अगर समकोण त्रिभुज, तो इन्हीं दोनों भुजाओं को आपको बराबर लेना होगा। तो चलिए दिया है क्या दिया है, AC बराबर CB, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप ABC समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो यानी AC नहीं होगा, AB होगा। AB का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी AC स्क्वायर कर दें। क्यों? चूंकि हमको यहाँ पता है कि AC बराबर CB है, AC बराबर CB, तो हमने AC बराबर CB रख दिया। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करना है, आप ऐसे एग्जाम में मत बनाइएगा, मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2AC स्क्वायर। शायद हमें यही सिद्ध करना था क्या? तो देखिए यही शायद सिद्ध करना था। कहाँ गया ये, यहाँ पर हमको यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका भी हल कर सकते हैं। आई होप वो पॉइंट क्लियर होगा कि इन दो भुजाओं को आप बराबर क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये बड़ी वाली भुजा की बराबरी दोनों मिलकर कर पा रहे हैं, तो अकेले तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते उसके, ठीक है। इसे समझिएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये बता दें आपको, ये बेलन होता है, ठीक है, खोखला बेलन। तो इस बेलन में जो केंद्र से लेकर, इस बेलन के जो गोलाकार केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब होती तो मानते तो हम आर है। और क्या कह रहा है, इस बेलन की जो ऊंचाई है ना, इस बेलन की जो ऊंचाई है ये 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो अब इसका वक्रपृष्ठ बताना, मतलब आपको R दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आपको H दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है? तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। और H की वैल्यू कितनी? 14, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 22, सॉरी 4 गुणे 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी 22 गुणे 16। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 16, 22 और 16 का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 गुणे यहाँ पर 22, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 2 5 2 1 3, तो कितना आ जाएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो गया। हम सोचे थे कि दोनों चौथा और पांचवा दोनों करा देंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इस कारण बस मैं सिर्फ आज यहीं तक कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको आगे करना बताऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।